नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गौतम अडानी पर अमेरिकी रिपोर्ट में लगे आरोपों के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें छोटे मोटे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत के अभियोग को स्वीकार करेंगे? जब राहुल गांधी से पूछा गया कि अडानी ने तो सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप किस दुनिया में रह रहे हो भाई? क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिका के इस अभियोग को मानेंगे? इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अडानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अडानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह घूम क्यों रहे हैं। ये हमारी कही गई बातों की पुष्टि है कि प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अडानी समूह की कंपनियों को वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडी से झटका लगा है। एजेंसी ने अडानी समूह की रेटिंग स्थिर से नेगेटिव कर दी है। हालांकि कंपनियों की रेटिंग अभी घटाई नहीं गई है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य पर कथित रिश्वत घोटाले में अमेरिका द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद एजेंसी ने ये रेटिंग जारी की है। हालांकि अडानी समूह ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज से कहा है कि उसने घूस नहीं दी है और वो पाक साफ है। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कल एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाना चाहे, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। शिंदे ने साफ कर दिया कि उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। हालांकि अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बुधवार रात को नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के बीच एक अहम बैठक हुई। यह मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। केंद्रीय गृह नेतृत्व को महाराष्ट्र में गैर मराठा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मराठा समुदाय के नाराज होने की चिंता है। इसलिए इस बात पर चर्चा हुई है कि अगर राज्य में फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मराठा वोटों को किस तरह बरकरार रखा जाएगा। आज शाम को अमित शाह फिर से दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कार्यवाहक सीएम शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार तीनों मौजूद रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि शाह की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन एनडीए पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे की एक बैठक में सेना यूबीटी के नेता 20 विधायकों में से अधिकांश ने कथित तौर पर यह आग्रह किया है कि उद्धव को अब एनडीए छोड़ देना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि सेना यूबीटी का जमीनी स्तर का कैडर, जो विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे सेना की 57 सीटों की संख्या से पूरी तरह से प्रभावित था, एनडीए के प्रभावी होने पर अब सवाल उठा रहा है। बता दें, उद्धव सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से केवल 20 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई है। आज झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण आज शाम 4 बजे होगा। इस मौके पर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखा सकता है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की है। याचिका में दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, ये दावा किया गया है। बता दें, देश भर में ऐसे करीब 3 लाख मामले बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह का कहना है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के एक फैसले के बाद ऐसे मामलों का पिटारा खुल गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना आदेश था कि राम जन्मभूमि के अलावा अन्य मामलों पर रोक लगी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का कहना है कि अकल्पनीय है कि एक दिन अजमेर शरीफ दरगाह में कोई मंदिर तलाशेगा और अदालत उसकी इस धारणा पर आधारित याचिका को सुनवाई योग्य मानेगी। एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से बांग्लादेश सरकार से देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा करने का आग्रह किया है। बाइडेन और ट्रंप को अलग अलग पत्रों में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने बांग्लादेश में
हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की हालिया गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। FIIDS के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें उनके मंदिरों पर हमले भी शामिल हैं। ट्रंप को लिखे पत्र में ट्रंप से उम्मीद जताई गई है। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के छात्र नेताओं ने इस्कॉन पर तुरंत बैन लगाने की बात कही है, मांग की है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए समर्थन का एक महत्वपूर्ण ब्लॉक शीर्ष छात्र नेताओं की एक टिप्पणी उस दिन आई जब बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिका स्वीकार कर ली। बता दें, दास की गिरफ्तारी से भारत में भी हलचल पैदा हो रही है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। बांग्लादेश की सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में इस्कॉन को एक कट्टरपंथी धार्मिक संगठन बताया। बांग्लादेश की मीडिया ने बताया कि एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान से इस्कॉन के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा, ये एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है, सरकार उसकी जांच कर रही है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से गुरुवार को सरकार के कदमों के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया है। याचिका में इस्कॉन को बांग्लादेश में प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। जामा मस्जिद सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा पर खूब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल भाजपा और योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ विपक्षी दल पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी बीच अब आगरा से भाजपा सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री SP सिंह बघेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। SP सिंह बघेल ने कहा है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल यहाँ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेते हैं। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री OP राजभर ने कहा है, जब उपद्रवी पुलिस पर वार करेगा तो पुलिस उसको गले थोड़ी लगाएगी। मणिपुर में कुछ दिन पहले एक परिवार के 6 सदस्यों के शव मिले थे। इन शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीने के एक बच्चे और एक महिला की आंखें गायब थी। एक 8 साल की बच्ची के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर के जिरीबाम जिले में मैती परिवार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के लोगों से शांत रहने की अपील की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक कार के आधे अधूरे पुल के नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। उनके परिवार का कहना है कि मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बरेली जा रहे थे और जब यह हादसा हुआ तब वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके भरोसे आगे बढ़ रहे थे। फिर क्या, पुल अभी पूरी तरह तैयार नहीं था और कार आगे जाकर सीधे नीचे गिर गई। इस मामले में गूगल मैप्स के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस बीच गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि वो इस मामले की जांच में सहयोग करेंगे। मौतों पर बढ़ते आक्रोश के बीच राज्य के लोक निर्माण विभाग ने अपनी प्रारंभिक जांच में 5 इंजीनियरों की ओर से लापरवाही पाए जाने का दावा किया है। मृतकों की पहचान अमित कुमार, विवेक कुमार और उनके चचेरे भाई नितिन कौशल के रूप में हुई है। ये आधा अधूरा पुल रामगंगा नदी पर बना है जो बदायूं के दातागंज को बरेली के फरीदपुर से जोड़ता है। नदी का मार्ग बदलना, परियोजना को बीच में ही छोड़ देना, लापरवाही और सरकारी उदासीनता ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने 3 लोगों की मौत में भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई सकते में है। यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल यहाँ एक मां ने ही अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची को छत से फेंक दिया। दरअसल मां अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी, मगर इस दौरान उसकी मासूम बच्ची उसे परेशान कर रही थी। ये देख युवती गुस्सा हो गई और उसने अपनी ही मासूम बच्ची को छत से फेंक दिया। फिर युवती ने अपने पति को बताया कि उसकी बच्ची गलती से छत से गिर गई और उसकी मौत हो गई। हालांकि पड़ोसी के यहाँ लगे CCTV कैमरे ने युवती की पोल खोल दी। ये पूरा मामला बरेली के सीबीगंज के गांव वीरपुर कासिमपुर के सामने से आया है। अब बच्ची के पिता ने अपनी पत्नी के खिलाफ बेटी की हत्या के आरोप में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने भी आरोपी मां अनम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि युवती किसी से फोन पर अक्सर बातें करती थी। बताया जा रहा है कि युवती का किसी शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।